हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने पहला एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखा था। ओके, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो एक्चुअल में बेसिक 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है जिसको हम आज देखने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एज combination reaction. Okay, combination reaction, it means that those reactions in which two or more substances combine to form a single substance. ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली तो मैंने डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स वो कितने होंगे? 2 एंड मोर। तो 2 एंड मोर, तो दीज आर आवर रिएक्टेंट्स जो 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे, राइट। एंड प्रोडक्ट जो हमें रिएक्शन में क्रिएट होके मिलेंगे, तो प्रोडक्ट कितना होगा? वी हैव ओनली 1 प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाले हैं वो सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। ओके, तो हम कुछ रिएक्शंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसमें से हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, ऑलराइट। तो फर्स्ट रिएक्शन है लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, we get magnesium oxide. ऑलराइट, तो मैग्नीशियम मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, यानी कि बर्न होता है, इट इज़ अ बर्निंग प्रोसेस। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस भी स्टडी किया है। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था लास्ट लेक्चर में। तो देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, लाइक दिस 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, नाउ इट बिकम्स 2 मैग्नीशियम। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं और ये 2 सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम इसी टाइप में और आगे बढ़ते हैं, इट इज़ लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे कार्बन यानी कि कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ले सकते हैं हम, या फिर कार्बन के हम कोयला भी बोल सकते हैं। इट मीन्स एनी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट इज़ अ बर्निंग प्रोसेस। तो बर्निंग होने के बाद कौन सा गैस मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलराइट। तो इस रिएक्शन में
हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो रिएक्शंस की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने कहा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म हो सकता है, जिसको हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, जिसमें मोस्टली कार्बन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन गैस कम होता है। इट इज़ कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंबशन। इट इज़ स्टिल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, राइट। देन थर्ड वन, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन। तो sodium is a metal and chlorine is a gas, so we get sodium chloride. तो 2 chlorine 1 chlorine है राइट हैंड साइड में, therefore 2 it is the balance reaction now. तो it is also combination reaction, दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है. Then next one, calcium oxide plus water. Right, calcium oxide plus water, we get calcium hydroxide. This is also the combination reaction. There are two reactant, they combine to form single product. Then next, ammonia gas. This is ammonia plus HCl, it means hydrogen chloride gas. We get NH4Cl, that is called as ammonium chloride. It is also the combination reaction, ammonia gas plus HCl gas, we get ammonium chloride. Alright, then next, sulfur dioxide plus oxygen, we get sulfur trioxide. So this is sulfur dioxide plus oxygen, we get sulfur trioxide. This is imbalance equation. तो इसको हम बैलेंस करेंगे, 2 sulfur 2 sulfur, 2 2 जा 4 plus 2 6 oxygen left hand side, 3 2 जा 6 oxygen on right hand side. Alright, then और एक ट्राई करते हैं, आयन प्लस सल्फर. तो आयन प्लस सल्फर वी गेट, दिस इज आयन हैविंग वैलेंसी 2, इट इज कॉल्ड एज फेरस प्लस सल्फर, वी गेट फेरस सल्फाइड FeS. तो यहाँ पे जो आयन हम यूज कर रहे हैं विच इज हैविंग वैलेंसी 2, इट मीन्स इट इज something like this, आयन 2. तो आयन की बैलेंसी अगर 2 है तो हमें मिलेगा फेरस सल्फाइड. ओके, अगर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस combines with chlorine gas, so we get हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो इसको मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इट मीन्स बैलेंस किया. दिस इज ऑल्सो कंबाइंड कॉम्बिनेशन इक्वेशन. ओके, तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं. तो एक्चुअल में हमें क्या अंडरस्टैंड हो रहा है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर हम सब रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो जो रिएक्टेंट हैं उसमें 2 रिएक्टेंट या फिर 2 सब्सटेंस या फिर मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया. अब हमें सेकेंड टाइप देखना है जो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन के अपोजिट हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, डीकम्पोजिशन एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कैसे?
कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा था, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था। डीकम्पोजिशन में एक्चुअली इसके अपोजिट होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट को हम ब्रेक करेंगे यानी कि डीकम्पोज करेंगे टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में। कैसे? जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज आवर रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिएक्टेंट्स कितने होंगे, तो सिंगल रिएक्टेंट होगा। और प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो प्रोडक्ट्स होंगे 2 प्लस मोर, इट मीन्स 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलने वाले हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज ब्रेक्स डाउन अदरवाइज डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हमेशा ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, तो ये डीकम्पोज करने के लिए हमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। तो इस रिएक्शन में हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड होगा या फिर डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कि फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, इस सॉल्ट को हमने लिया, इसको अगर हम हीट करेंगे, राइट, इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो वी गेट फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये सॉल्ट है फेरस सल्फेट, इसको हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, यानी कि इस सॉल्ट को हमने हीट किया तो हमें एक ऑक्साइड मिला और ये दोनों गैस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हो गए। वैसे ही अगर हम थर्ड केस ऑब्जर्व करते हैं कि लीड नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल है, लीड नाइट्रेट, और इस लीड नाइट्रेट को भी हम अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स किसी एक एनर्जी को हमें यूज़ करना होगा। तो मैं कुछ स्टार्टिंग में हीट एनर्जी के एग्जांपल लिख रहा हूँ। लीड नाइट्रेट को अगर हमने हीट किया तो फिर से हमें एक ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको अगर हम बैलेंस करते हैं समथिंग लाइक, तो ये बैलेंस हो गया, राइट। अब हमें इसमें और एक लिखता हूँ मैं, फोर्थ वन। अगर हमारे पास एक सॉल्ट है दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट, के इज अ पोटेशियम क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, एक सॉल्ट है। इसको भी अगर हम हीट करते हैं, अगर हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो फिर इसको हीट प्रोवाइड करते ही इसको हम डीकम्पोज होता वो ऑब्जर्व करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो एक पोटेशियम क्लोराइड मिल गया हमें, ऑक्सीजन मिला, ये फिर भी बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करके मिलेगा लाइक दिस। ऑलराइट, तो ये डीकम्पोजिशन में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डीकम्पोजिशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी रिएक्टेंट को, यानी कि एक सॉल्ट को हम ले रहे हैं, उस सॉल्ट को हम एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हीट एनर्जी के एग्जांपल लिए और उसको हम डीकम्पोज करके 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स हमें प्रिपेयर होके मिल रहे हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और लिखते हैं, राइट। तो एक नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर को भी हम डीकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन वाटर को डीकम्पोज करने के लिए हमें कौन सा एनर्जी चाहिए, तो वाटर को हम हीट नहीं करेंगे, वाटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर से अगर हम पास करते हैं तो वाटर फिर डिकम्पोज होगा और हमें 2 गैसेस मिलेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन।
अगेन अगर हम नेक्स्ट लेते हैं सोडियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट। तो इस सॉल्ट को अगर हम वाटर में यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में डालते हैं, तो और उसमें से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे तो क्या होगा? अगेन सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस हमें अलग होके मिलेगा। इट मीन्स ये डिकम्पोज होके हमें मिलने वाला है। अगर हम देखते हैं दैट इज एल्यूमिना, एल्यूमिना का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसमें से भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये भी एक्चुअली क्या होगा? डिकम्पोज होगा दो अलग अलग प्रोडक्ट में, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसको अगर हमें बैलेंस करना होगा इट इज़ लाइक दिस। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हीट एनर्जी से डिकम्पोजिशन हो सकता है, वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। वैसे ही लाइट एनर्जी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उससे भी डिकम्पोजिशन होता है। तो मैं लाइट एनर्जी का एक एग्जांपल लिखता हूँ, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। और अगर हम सिल्वर क्लोराइड को अंडर लाइट यानी कि उसमें से लाइट एनर्जी अगर हम पास करेंगे तो ये सिल्वर और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन गैस हमें सेपरेट होके मिलेगा, यानी कि वो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि डिकम्पोजिशन होगा। इसको भी हम बैलेंस करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड का भी केस वैसे ही है। दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। उसको अगर हम बोलते हैं कि इसमें से लाइट एनर्जी पास हो गई तो क्या होगा? तो ये भी डिवाइड होगा, डिकम्पोज होगा सिल्वर एंड ब्रोमीन में। तो इसको हमने बैलेंस किया, ओके। तो हमें मिला सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे हर एक केस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो हर एक रिएक्शन में हमने एक सिंगल रिएक्टेंट लिया है और वो सिंगल रिएक्टेंट दो अलग अलग या फिर मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में वो डिकम्पोज हो रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन में 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, लेकिन डिकम्पोजिशन में उसके अपोजिट हो रहा है। अब हमारा थर्ड रिएक्शन का टाइप है एंड दैट इज द displacement reaction, right? That is displacement reaction, third one. All right, तो displacement reaction, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए हमें एक सीरीज का पता होना चाहिए सबसे पहले, और जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ऑलराइट। तो मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज को हमें पहले देखना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, क्योंकि विदाउट रिएक्टिविटी सीरीज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी नहीं कर सकते या फिर हमें वो समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं पहले रिएक्टिविटी सीरीज को लिख रहा हूँ। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, राइट, देन सोडियम, देन कैल्शियम, then magnesium, then aluminium, then zinc, then iron, then lead, then hydrogen, then copper, mercury, silver,
gold and then almost unreactive is platinum. तो देखो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, उसके बाद सेकंड नंबर पे है सोडियम, थर्ड नंबर पे है कैल्शियम, फोर्थ पे है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। लेकिन इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, सो हाइड्रोजन इज बिहेव लाइक अ मेटल। और फिर उसके बाद में आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो ये सबसे कम रिएक्टिव है, राइट। तो जैसे सिल्वर के बाद गोल्ड और प्लेटिनम, इसको हम नोबल मेटल बोलते हैं क्योंकि वो लास्ट में है, यानी कि वो सबसे लेस यानी कि लीस्ट रिएक्टिव है। तो हम मोस्टली हमारे रिएक्शन सिल्वर तक ही होते हैं, क्योंकि अभी हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के रिएक्शन देखे, यानी कि हमें गोल्ड और प्लेटिनम के बहुत रेयर या फिर रेयरेस्ट रिएक्शन मिलेंगे। तो फिर इस सीरीज़ को आपको याद रखना होगा। अगर इस सीरीज़ की सीक्वेंस आपको याद है तो ईजिली आपको रिएक्शन समझ में आएगा। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे कि अगर हम रिएक्शन लिख रहे हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ऑल राइट। तो इस रिएक्शन में हम एक्चुअल में कुछ अलग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि एक सॉल्ट है और एक मेटल है। तो ये कॉपर एंड सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होगा किसके साथ, जिंक के साथ, तो जैसे ही रिएक्शन होगा तो हमें देखना होगा कि ये कॉपर एक्चुअली क्या है। तो कॉपर एक आयन है, कॉपर 2+, और ये सल्फेट एक आयन है, SO4 2-, राइट। जैसे कि हमने लास्ट ईयर में स्टडी किए हैं कंपाउंड्स। तो ये कॉपर पॉजिटिव आयन है, राइट, दैट इज द बेसिक रेडिकल। SO4 2- इज अ नेगेटिव आयन, उसका मतलब है एसिड रेडिकल है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कॉपर सल्फेट बना है। तो फिर जिंक क्या करेगा, इस जिंक में, इस रिएक्शन में जिंक का क्या रोल है। तो जिंक का रोल हमें देखना है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जिंक और कॉपर, इन दोनों को हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो देखो ऑब्जर्व करो, जिंक यहाँ पर है सीरीज में और कॉपर यहाँ है, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर के नंबर से पहले जिंक का नंबर है, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, इसी वजह से जिंक क्या करेगा, जिंक एक्चुअली इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब है कि अब जिंक एक्चुअली सल्फेट के साथ आ जाएगा। इट इज लाइक दिस, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसका मतलब है जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। किसके साथ था कॉपर, सल्फेट के साथ, लेकिन जिंक ने उसको वहाँ से हटा दिया और जिंक सल्फेट के साथ बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ऑलराइट। इसी टाइप में अगर हम एक दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि FeSO4 प्लस कॉपर, ऑलराइट। तो देखो ठीक से ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिएक्शंस का मतलब है कितने भी लिखोगे, लेकिन आपको रिएक्टिविटी सीरीज को वहाँ पे हर केस में देखना है। तो फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये मेरा रिएक्शन है। तो अगेन फेरस यानी कि Fe2+, ये एक सिंगल आयन है, सल्फेट SO4 2-, ये सेकेंड आयन है। तो इन दोनों आयन के फॉर्मेशन से हमें मिला है फेरस सल्फेट। अब हमें देखना है कॉपर और ये फेरस कहाँ है। तो कॉपर यहाँ है और फेरस यहाँ है। तो देखो फेरस इज मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर के कंपैरिजन में फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक्चुअल में क्या होगा, फेरस कॉपर को जैसे ही रिप्लेस करने जाएगा तब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर इज
नॉट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन फेरस, क्योंकि कॉपर तो एंड में आ रहा है, आफ्टर हाइड्रोजन है, फेरस उसके पहले है, यानी कि फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन में ये कॉपर फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि ये रिएक्शन होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम ब्लाइंडली कोई भी किसी को भी डिस्प्लेस करके रिएक्शन नहीं हो सकता है, यहाँ पे हमें डेफिनेटली देखना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, मोर रिएक्टिव जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कॉपर आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये सब हमें इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। ओके, तो एक थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं। तो थर्ड रिएक्शन है दैट इज फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। ओके, तो मैंने बैलेंसिंग के साथ लिखा है। तो देखो ऑब्जर्व करो, एल्यूमिनियम दिख रहा है, फेरस दिख रहा है। तो फेरस यहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ है, इट मीन्स एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन फेरस। तो ये एल्यूमिनियम इस फेरस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और क्या बनेगा फिर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयन। तो आपको हर रिएक्शन में कहाँ देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर वो मोर रिएक्टिव है तभी वो डिस्प्लेस कर सकता है। देखो नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो मैग्नीशियम यहाँ है, कॉपर एंड में है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। देन नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम प्लस HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन को देखना होगा अब। तो मैग्नीशियम, क्योंकि मेटल को ही हम देख रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। तो मैग्नीशियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखो, वो बैलेंस हो जाएगा। देन वैसे ही नेक्स्ट दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये कॉपर इस सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और हमें क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट दैट इज कॉपर क्लोराइड प्लस लीड। तो फिर से हम देख रहे हैं कि लीड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा बिकॉज लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो फिर हमें मिलेगा लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ऐसे हम बहुत सारी रिएक्शन लिख रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है हर एक रिएक्शन में। और इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमें याद रखना होगा, तभी जाके हमें ये समझ में आएगा। तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ऑलराइट, अब उसके बाद में है द लास्ट वन, यानी कि फोर्थ टॉपिक है या फिर फोर्थ रिएक्शन का टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द फोर्थ वन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो इसमें कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट से काफ़ी अलग है। तो इसमें
एक सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, दैट इज बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। ओके, तो बेरियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है। देखो इसमें बेरियम मेटल है, कॉपर मेटल है, क्लोरीन और सल्फेट के उनके सॉल्ट्स हैं, मेटेलिक सॉल्ट्स है दोनों। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लगेगा, यहाँ पर हमें इनके आयोनिक फॉर्म्स को लिखना चाहिए। जैसे कि बेरियम क्लोराइड में बेरियम Ba+ एक आयन है, क्लोराइड का Cl- सेकेंड आयन है। तो हर एक कंपाउंड में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन, दिस इज बेस रेडिकल, दिस इज एसिड रेडिकल। तो फिर ये कॉपर सल्फेट में भी क्या होगा, कॉपर 2+ एंड सल्फेट में होगा SO4 2-। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉपर 2+ है, सल्फेट 2- है, इनके वैलेंसीज हमें पता होने चाहिए 2+, 2-, क्योंकि अगर हमें वैलेंसीज पता नहीं है तो हमारे सब कंपाउंड रॉन्ग होंगे। देखो मैं कंपाउंड लिखना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी को वो प्रॉब्लम है तो फिर लास्ट ईयर का थोड़ा रिवाइज करना होगा, क्योंकि अगर हमें वैलेंसी ही पता नहीं है तो हम कंपाउंड को करेक्टली लिख ही नहीं सकते। इसलिए मैंने बेरियम क्लोराइड के कंपाउंड में पहले यहाँ पे वैलेंसी 1 वाले बेरियम और क्लोराइड को लिखा, कॉपर सल्फेट में वैलेंसी 2 वाले कॉपर और सल्फेट को लिखा। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है ये कॉपर यहाँ पर बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ चला जाएगा, और ये बेरियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को वहाँ से निकाल देगा और सल्फेट के साथ जाएगा। यानी कि एक तरह से हो क्या रहा है, ये बेरियम और ये कॉपर एक दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कि देखो कॉपर क्लोरीन के साथ जाएगा, बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा, और कौन से प्रोडक्ट हमें तैयार होके मिलेंगे, तो हमें मिलेगा इस केस में कॉपर क्लोराइड, कॉपर और क्लोरीन। तो कॉपर की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो कॉपर क्लोराइड प्लस, ओके यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, बेरियम 2+ नॉट 1। ओके, तो कॉपर क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इजी रिएक्शन होता है, क्योंकि ये समझने में बहुत इजी है। अगर आप आयंस करेक्ट लिख रहे हो तो ये इजीली अंडरस्टैंड होगा आपको। ओके, सेकंड है, इसमें सेकंड वन है एक सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, तो अब इसमें मैं फिर से आयन लिख रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि इसमें आयन कौन से होंगे, Ag+ एंड NO3-। इसमें आयन होंगे सोडियम Na+, और सेकेंड आयन होगा क्लोरीन Cl-। ऑलराइट, तो सिल्वर नाइट्रेट के आयंस हमने लिख लिए, सोडियम क्लोराइड के आयंस लिख लिए। अब सिंपल है, दिस सोडियम डिस्प्लेसेस सिल्वर एंड दिस सिल्वर डिस्प्लेसेस दिस सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। ऑलराइट, दैट इज NaNO3, और ये होगा सिल्वर क्लोरीन के साथ बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। देन नेक्स्ट लीड नाइट्रेट PbNO3 2,
प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो लीड का वैलेंसी है 2+, नाइट्रेट का वैलेंसी है NO3-, पोटेशियम का वैलेंसी है +1 वैलेंसी है, और आयोडाइड का वैलेंसी भी है 1। ओके, तो मैंने पहले ही कहा कि वैलेंसी करेक्ट होने चाहिए। तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये लीड आयोडीन के साथ। तो पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिलेगा KNO3, और लीड आयोडीन के साथ बनाएगा। लीड का वैलेंसी 2 है, आयोडीन का 1 है, तो हमें मिलेगा PbI2, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है आयोडीन का। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होगा हमें, दैट इज ट्वाइस Ki एंड दिस इज ट्वाइस KNO3। तो ये बैलेंस हो गया। ओके, तो एक और लिखेंगे हम, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो हाइड्रोजन कॉपर का वैलेंसी है 2+। देखो, आयन लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है आयन्स लिखते रहो, यानी कि कंपाउंड भी करेक्ट रहेंगे। फिर अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आयन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। कॉपर और ये सल्फेट, हाइड्रोजन H+, और ये सल्फाइड है S2-। तो फिर क्या होने वाला है, आई होप सबको समझ में आ गया है कि कॉपर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, और ये कॉपर सल्फाइड के साथ। तो हाइड्रोजन मिलेगा सल्फेट के साथ H2SO4 और कॉपर सल्फाइड, कॉपर एंड सल्फाइड। तो ये इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, राइट। तो आप बुक में प्रैक्टिस करो या फिर रिएक्शंस लिखो, नहीं आएगा तो मुझे मैसेज में भी लिखो जो रिएक्शन नहीं आ रहा है। बैलेंस करना सबसे आखिरी स्टेप है, पहले स्केलेटन रिएक्शन लिखना स्टार्ट करो। स्केलेटन रिएक्शंस अगर करेक्ट है तो बैलेंस रिएक्शन अपने आप करेक्ट होने लगेंगे। ऑलराइट, तो फिर ये चारों हमें अपने प्रैक्टिस में रखना है। कौन कौन से चारों? द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट जो अभी हमने देखा, इसको डबल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों कंपाउंड डीकम्पोज होते हैं और नए बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए इसको डबल डीकम्पोजिशन भी बोला जाता है। तो इन चारों रिएक्शन के अलावा और दूसरे रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। उसके बाद में होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो आपको उसको वहाँ पे आप देख सकते हो बेटर वे। ऑलराइट, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थोड़ा स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो 4 टाइप होने के बाद ये 5th नंबर, यहाँ पे मैंने 5th नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जितने रिएक्शन हमने इसके पहले स्टडी किए उन चारों टाइप्स में, उन्हीं रिएक्शंस में कुछ रिएक्शन ऑक्सीडेशन के हो सकते हैं, कुछ रिडक्शन के हो सकते हैं, यानी कि ये 5th नंबर नहीं है। एक्चुअल में वो 4 ही टाइप होते हैं। ये 5th क्यों नहीं है? क्योंकि हम रिएक्शंस को जनरली उन 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, फिर जाके हम उन्हीं रिएक्शंस को इन दोनों टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अगर हमें ठीक से ऑब्जर्व करना है तो हम एक सिंपल उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो कंपेयर करते हुए जाना है मतलब क्या, तो वो समझ में आएगा आपको। व्हाट इज ऑक्सीडेशन?
तो यहाँ पे हमें सिंपल डेफिनेशन है व्हाट इज ऑक्सीडेशन. इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन हो गया. अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. शायद उसी रिएक्शन में दूसरा एक प्रोसेस भी हो सकता है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, राइट. कैसे है, तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर. तो रिएक्शन लिखना है क्योंकि चलो मैं एक फर्स्ट रिएक्शन लिखता हूँ. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ओके, तो देखो ऑब्जर्व करो, कॉपर एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, मेटल रिएक्टिव सीरीज को देखना है. कॉपर एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ये हाइड्रोजन कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. तो फिर क्या होगा, हमें मिलेगा हाइड्रोजन कॉपर को निकाल देगा और क्या मिलेगा, H2O. हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और कॉपर को अलग कर देगा. अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या, अगर इस रिएक्शन में अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या क्या हो रहा है इस रिएक्शन में. अगर हमने यहाँ पे देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन अब कॉपर अकेला है, यानी कि कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया. तो फिर ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ गया. तो हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसका हुआ, हाइड्रोजन का. तो फिर अब हम क्या लिखेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज. कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, दैट इज हाइड्रोजन. क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है हाइड्रोजन का, यानी कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन. फिर कौन से सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसी में हाइड्रोजन ऐड हो ही नहीं रहा है, राइट. तो क्योंकि ये तो हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं, तो फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, इसको भी तो हमें देखना होगा. तो फिर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, ये समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे. जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी के साथ दूसरा पैरेलल डेफिनेशन बनता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो रिडक्शन है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो ऑक्सीडेशन है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट इज द रिडक्शन. तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन हो गए. व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, अदरवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन. व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करो रिडक्शन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, तो देखो कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन चला गया, सिर्फ कॉपर बचा, यानी कि कॉपर से हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर से हमने ऑक्सीजन निकाल लिया. तो फिर एक्चुअल में रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है. तो ये सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशंस हैं, राइट. इसमें इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग भी डेफिनेशन होता है, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूँ. अब क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में ज़्यादा उसका कोई इंक्लूजन नहीं है. तो इस रिएक्शन में ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है, यानी कि इस कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में दिख रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है तब हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. तो वो क्या है,
इट इज़ नथिंग बट द रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। रेडॉक्स का मतलब है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि जो एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिडक्शन का काम कर रहा है। तो एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। कैसे हो रहा है अभी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड इट इज़ नथिंग बट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो रिड्यूस हो रहा था कॉपर ऑक्साइड वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सिंपल एनालिसिस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, राइट। तो आई होप कि इतना सफिशेंट है। आप इसमें कोई और दूसरे रिएक्शंस भी ले सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेकेंड केस, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन प्लस वी गेट सल्फर प्लस ट्वाइस HCl। तो मैंने बैलेंस करके लिखा है। देखो इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन होगा, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि दैट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और सल्फर बाकी रहा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस रिड्यूस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और HCl बन रहा है। तो सिंपल है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से कोई एक होगा तो भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कंडीशंस लिखे हैं। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड इट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज क्लोरीन। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑलराइट। तो ये हमने टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हमने स्टडी किया है। अब इसमें ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अदरवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 2 कॉन्सिक्वेंसेस को हमें स्टडी करना है, जिसका मैं एक छोटा सा वीडियो लास्ट में बाद में बनाने वाला हूँ। और वो है जो 2 कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है करोजन और दूसरा होता है रैंसिडिटी, यानी कि इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, तो उसको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में छोटा वीडियो बनाता हूँ, उसमें हम स्टडी करते हैं। तो इसमें आपको टोटल 5 टाइप्स हमने स्टडी किए, टोटल 4 टाइप्स और ये एक 5 एडिशन है। तो आप इसको स्टडी करो, बुक में से जाकर रिएक्शंस को और मल्टीपल रिएक्शंस को देखो। जितने ज़्यादा रिएक्शंस आप स्टडी करोगे आपको उतना हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करो। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। ओके, थैंक यू।